अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 बायोलॉजी, इसका चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे हम, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, और उसका इंट्रोडक्शन और साथ में लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 है हमारा मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। मैट्रिक का ये चैप्टर नंबर 16 है। एवरी ऑर्गेनिज़म जो है, हर ऑर्गेनिज़म की अपनी ख़ास स्पेसिफिक सराउंडिंग होती है जहाँ पे वो रहता है। स्पेसिफिक सराउंडिंग है एवरी ऑर्गेनिज़म की, या एनवायरनमेंट है जो कि जिसके साथ वो कॉन्टीन्यूसली जो है वो इंटरेक्ट करता है और वहाँ पे एडॉप्टिव हो जाता है रहने के। मतलब जैसे कुछ ऑर्गेनिज़म टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहने के आदी है, कुछ वाटर लिविंग है, वाटर में रहने के आदी हैं, तो उन्होंने अपनी एनवायरनमेंट के साथ जो है वो ऐसी इंट्रैक्शन होती है, उनकी ऐसी मुताबिकत होती है कि वो किसी दूसरे एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं हो पाते क्योंकि वो उसके एडॉप्टिव हो गए होते हैं। तो एक ऑर्गेनिज़म की जो एनवायरनमेंट होती है, इसका मतलब हुआ कि हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि एक ऑर्गेनिज़म की जो एनवायरनमेंट है वो उसकी फ़िज़िकल यानी उसकी जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं यानी नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं जो इसके इर्द गिर्द मौजूद है, हवा, पानी, रोशनी वगैरह, मिट्टी, और जो उसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं यानी लिविंग यानी उसके इर्द गिर्द और कौन सी दूसरी स्पीसीज़ जानदार मौजूद हैं, इनके ऊपर डिपेंड करती है। इन कंडीशंस, ये जो कंडीशंस हैं ये ऑर्गेनिजम्स के ऊपर इन्फ्लुएंस करती हैं, असरअंदाज होती हैं। तो इकोलॉजी की डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड इकोलॉजी। यानी कि एक जानदार का अपने एनवायरनमेंट के साथ जो ये इंटर रिलेशनशिप है उसके लिविंग चीज़ों के साथ, उसके नॉन लिविंग चीज़ों के साथ भी, इसको हम जो है वो इकोलॉजी का नाम देते हैं। इसको पढ़ने को हम इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी को पढ़ने से पहले हम इसके जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस देख लेते हैं। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, हमने आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 1 जो 9th क्लास का पढ़ा था, उधर हमने भी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे। लेकिन वो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमने ये पढ़ा था कि जानदार कैसे बनता है, यानी उसका बेसिक यूनिट एटम से स्टार्ट किया था हमने और जानदार तक जहाँ पे बनता है। अब जो इकोलॉजी की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसका बेसिक यूनिट जो है वो स्पीसी है, ऑर्गेनिज़म है, और उसके बाद जो है ये बायोस्फीयर पे जाके जो है वो एंड होती है। तो इसके कोई भी ऑर्गेनिज़म है, चाहे वो यूनिसेलुलर है चाहे वो मल्टी सेलुलर है, वो सारा अपनी इन्वायरमेंट के ऊपर ज़रूर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले ये स्पीसी से शुरू होता है। स्पीसी से क्या मुराद है, यानी कि ग्रुप ऑफ सेम ऑर्गेनिज़म्स, एक जैसे ऑर्गेनिज़म्स का जो ग्रो है, जो उसको हम स्पीसी कहते हैं, जो आपस में इंटरब्रीड करके अपने जैसे नए पैदा करते हैं, उसको हम एक स्पीसी का नाम देते हैं। अब वो जो स्पीसी है, जब वो एक एरिया घेर लेती है, जियोग्राफिकल एक जियोग्राफिकल एरिया घेर लेती है, एक बाउंड्री बना लेती है अपने इर्द गिर्द, और अपने इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं उनके साथ जो है वो मुताबिकत पैदा करके अपनी तादाद बढ़ा लेती है उस जगह पे, तो फिर हम उसको नाम देते हैं पॉपुलेशन। जैसे द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, इसी तरह से अदर कंट्रीज़ की पॉपुलेशन, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बाउंड्री बना ली, एक एरिया घेर लिया हुआ है कि ये भाई हमारा है, यहाँ पे वो रहते हैं। और आप देखिएगा कि बेशक हम सारे ह्यूमंस हैं, पूरी दुनिया में पाए जाते हैं ह्यूमंस, तो लेकिन सब जहाँ पे जो एनवायरनमेंट के अंदर रहता है, जिस एनवायरनमेंट में, उसके ऊपर असरअंदाज ज़रूर होती है। हमारी आदात, हमारी शक्ल सूरत भी बाज़ुकात बहुत ज़्यादा जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। एक स्पेसिफिक एरिया में रहने वाले लोग एक तरह के होते हैं, क्यों? क्योंकि वो उसकी जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर वो असर डालती है। तो इस तरह से हो गया कि एक स्पीसी जब एक एरिया घेर लेती है, वहाँ पे रह लेती है, बाउंड्री बना लेती है अपने इर्द गिर्द, तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। और फिर वो पॉपुलेशन जब वहाँ की नॉन लिविंग चीज़ों के साथ साथ अदर पॉपुलेशंस के साथ रिलेशन बनाती है, मतलब रिलेशन कैसा, अब वो पॉपुलेशन वहाँ पे है, वो अकेली कैसे सरवाइव करेगी, खाएगी क्या, और खाना है, रहना है, पनाह लेनी है, दूसरों के साथ, उसको जानदारों के साथ उसको मुताबिकत पैदा करनी पड़ेगी। तो ये जो दूसरे जानदारों के साथ, दूसरी पॉपुलेशंस के साथ मुताबिकत पैदा करती है एक पॉपुलेशन, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की पॉपुलेशंस एक जगह पर रहती हैं, तो उसको हम नाम देते हैं कम्यूनिटी का। कम्युनिटी की एग्जांपल है लाइक फॉरेस्ट, जंगल,
वहाँ पे आप देखें आपको बहुत ज़्यादा जानवर इकट्ठे मिलेंगे और वो इन्वायरमेंट भी उनके ऊपर असरअंदाज करती है। वहाँ के जंगल के जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं उसके साथ वो सारे जानवर एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरीके से लिंक हैं। कोई किसी का शिकार करता है, कोई किसी का शिकार बन जाता है, तो इस तरह से जो है वो एक दूसरे के साथ जो है मुताबिकत वहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये एक जो है वो कम्युनिटी बना देता है। अब ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना वो कभी भी अकेले नहीं रह सकते, यानी आइसोलेट नहीं कर सकते आप उसको नॉन लिविंग चीज़ों से अलहदा, वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। उनके सर्वाइवल के लिए ये जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं ये भी उनको बहुत ज़रूरी हैं जो उनके एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। तो ये जो बायोटिक और इसके साथ ये जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, यानी कि नॉन लिविंग फैक्टर्स और नॉन लिविंग फैक्टर्स जो इसके इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, इसकी इंट्रैक्शन से एक सेल्फ सफिशेंट यूनिट बन जाता है। एक सेल्फ सफिशेंट का मतलब है कि वो एरिया ना अपनी खासियत बना लेता है कि यहाँ पे इस तरह का रेनफॉल है, ऐसी इन्वायरमेंट है, ऐसे मौसम पाए जाते हैं, फ़लानी मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ये इसके अंदर वो स्पीसी पाई जाती है, ये वाली इसके अंदर पॉपुलेशंस पाई जाती हैं, तो उसकी वजह से वो खासियत का हामिल हो जाता है। तो तब वो क्या बना देता है, एक इकोसिस्टम। अब पाकिस्तान की अगर बात कर लें तो पाकिस्तान के अंदर देखिए कितने इकोसिस्टम्स हैं। यहाँ पे बर्फ़ानी इलाका है जहाँ पे उनकी रेनफॉल, उनकी इन्वायरमेंट, उनकी स्पीसीज सब कुछ अलग है। मैदानी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, इस तरह से रेगिस्तानी इलाका है। ये सारे एक इकोसिस्टम बना देते हैं जिसके इन्वायरमेंट में जो है वो बिल्कुल फ़र्क आ जाता है। तो इन एग्जाम्पल दिए आपको, पॉन्ड है, लेक है, फॉरेस्ट है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल इकोसिस्टम्स के। और इकोसिस्टम जो है वो अक्सर हम लोग आर्टिफिशियल भी बनाते हैं, लाइक एक्वेरियम। जब हम आर्टिफिशियल बनाते हैं तो जैसे एक्वेरियम हम क्रिएट कर देते हैं, एक जो मछलियाँ हैं उनको एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट इकोसिस्टम दे देते हैं। अब जितनी भी इकोसिस्टम पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं ये सारी क्या बना देती हैं, एक बायोस्फीयर। अब बायो का क्या मतलब है, बायो मीन्स होता है लाइफ, और स्फीयर हम कहते हैं घेरे को, ठीक है, सर्कल को, यानी लाइफ का सर्कल। दुनिया इस अर्थ के अंदर, ये अर्थ पूरी हमारी बायोस्फीयर है, लैंड की बात करें, क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा एरिया नहीं मिलेगा आपको जहाँ पे कोई जानदार ना पाया जाता हो। हर जगह आपको ख़ास खसूसियत के हामिल स्पेसिफिक ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो मिलेंगे। और इसके अलावा अगर हम लोग नीचे समुद्री सतह से ऊपर 20 किलोमीटर तक कम से कम ऊपर जाएँ तो वहाँ तक जो है वो हमारी ज़िंदगी मुमकिन है, यानी जहाँ तक हमें ऑक्सीजन जो है वो ठीक तरीके से मिलेगी। तो ये जो हमारी बायोस्फीयर जो है वो कहलाती है। इधर आपको उन्होंने साइड में ना ब्लू बॉक्स में एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर आप अर्थ को जो है वो एक एप्पल से कंसिडर कर लें तो उसका जो छिलका होगा वो उसकी बायोस्फीयर, यानी इसकी हद है कि यहाँ तक है ज़िंदगी। तो इसी तरह से जो ज़िंदगी की हद है ज़मीन के ऊपर भी, और घेरे में तो पूरी ज़मीन आ जाती है, लेकिन एनवायरनमेंट के लिहाज से बात करें तो 20 किलोमीटर तक जितनी भी हद है वो सारी बायोस्फीयर जो है वो कहलाती है। तो दोबारा एक ओवरव्यू थोड़ा सा ले लेते हैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन का। लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म हमने देखा कि सबसे पहले स्पीसी है, ठीक है। स्पीसी जो है ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, और जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जब एक जगह घेरती हैं, रहना शुरू हो जाती हैं, तो वो क्या बना देती हैं, पॉपुलेशन, एक तरह की स्पीसी। और जब मुख्तलिफ़ किस्म की पॉपुलेशंस जो हैं वो आपस में मुताबिकत पैदा करती हैं, रहती हैं, तो वो एक कम्युनिटी बना देती हैं। और कम्युनिटी में ही मुख्तलिफ़ किस्म की जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो एक इकोसिस्टम बना देती हैं, जिसके अंदर उसके बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों डिपेंड करते हैं, क्योंकि विदाउट नॉन लिविंग फैक्टर्स के भी कोई भी स्पीसी ज़िंदा नहीं रह सकती। और ये जितने भी इकोसिस्टम्स हैं सारी मिलकर जो है वो बायोस्फीयर बना देती हैं, यानी कि जहाँ तक जो है वो ज़िंदगी मुमकिन है, ज़िंदगी का घेरा बना देती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है। ये तो हमने पढ़ा कि जो इकोसिस्टम है वो बनती कैसे है, इसके लेवल्स कौन कौन से आते हैं। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के अंदर जो है वो दो किस्म के कंपोनेंट्स हैं इसके, एक बायोटिक हैं और एक एबायोटिक। बायोटिक फैक्टर्स और दूसरे जो हैं वो एबायोटिक फैक्टर्स।
एबायोटिक फैक्टर्स में अभी हमने बात की कि इसमें सारी की सारी नॉन लिविंग चीज़ें आ जाती हैं, बट वो वाली नॉन लिविंग जो कि लिविंग के ऊपर डिपेंड करती हैं, जिसके बगैर लिविंग भी नहीं रह सकते। जैसे हमें क्या क्या चाहिए, लाइट चाहिए, रोशनी, हवा, पानी, सॉयल। तो ये जो जितनी भी सारी चीज़ें जो बेसिक नीड है, बेसिक एलिमेंट्स हैं कंपाउंड्स के, ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स कहलाएंगे। इसी तरह से जो बायोटिक फैक्टर्स हैं उसके अंदर तमाम ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। तो ये दोनों मिलके ही एनवायरनमेंट इकोसिस्टम को कंप्लीट करते हैं। अब एबायोटिक के बारे में तो हमें एक ओवरव्यू मिल गया है। बायोटिक फैक्टर्स में पढ़ लेते हैं हमने बायोटिक फैक्टर्स को अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ न्यूट्रिशन के खाने के तरीक़ों के लिहाज से हमने उसको जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स की पहले बात कर लेते हैं। नाम से जाहिर हो रहा है प्रोड्यूस करने वाले, यानी खुद बनाने वाले, खुद पैदा करने वाले। ये सारे जानवर जो होते हैं ये ऑटोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ्स हैं, अपनी खुराक जो है वो खुद बनाते हैं। इसके अंदर ऑटोट्रॉफ्स के अंदर जो है वो प्लांट्स आ जाते हैं, इसके अंदर जो है वो एल्गी आ जाती है, और इसके अलावा जो है कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आ जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ये वो वाले जानदार हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। कैसे? ये नॉन लिविंग फैक्टर्स को यूज़ करते हैं, इनऑर्गेनिक चीज़ों को इस्तेमाल करके, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को, रॉ मटेरियल किसको कहते हैं? खाम माल को, जिसको इस्तेमाल करके हम दूसरी यूज़फुल प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। तो उनको इस्तेमाल करके ये उनसे ऑर्गेनिक फूड बनवा लेते हैं, यानी प्लांट्स अपनी ग्लूकोज बना लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से यूज़ करके, ज़मीन से पानी को इस्तेमाल करके, और इसके अलावा रोशनी इस्तेमाल करते हैं जो सूरज से आती है, और क्लोरोफिल इनके अंदर पहले से मौजूद होती है प्लांट्स के अंदर। तो इन सारी चीज़ों को ये मिक्स करके अपना जो है वो खाना बना लेते हैं। प्रोड्यूसर्स जो है ये बेस है इकोसिस्टम की, क्योंकि ये स्टार्ट में जो शुरू में सबसे पहले खाना बनना शुरू होता है, जो नॉन लिविंग चीज़ों को इस्तेमाल करके बनाते हैं वो प्रोड्यूसर्स जो है वो ही बनाते हैं। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स के अंदर जो है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स यानी कि खुश्की वाला माहौल में जो रहने वाले जानदार होते हैं उनके लिए प्रोड्यूसर्स जो है वो मेन काम करता है, और वहाँ पे प्लांट्स ये काम करते हैं उनके लिए, यानी वो प्लांट्स अपनी खुराक लेते हैं, बाद में अगले वाले जानदार। और एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर यानी वो वाले जानदार जो पानी में रहते हैं, तो जो मेन उनके लिए फोटोसिंथेटिक फूड होता है वो एल्गी होती है जो उनके ऊपर प्लांट्स के ऊपर पानी के सरफेस के ऊपर ग्रो करती है। यानी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहने वाले जो जानदार हैं उनके लिए प्लांट्स जो हैं वो मेन प्रोड्यूसर्स होते हैं, और जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहने वाले जानदार होते हैं उनके लिए जो है वो एल्गी, जो कि वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, और इसके अलावा जो है कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स भी होते हैं, यानी पानी में रहने वाले छोटे मोटे प्लांट्स भी उनके लिए ये काम करते हैं, सोर्स ऑफ फूड का। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है प्रोड्यूसर्स के बाद जानदार होगी, दैट इज़ द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स, ये भी नाम से जाहिर हो रहा है, कंज्यूम करने वाले, यानी ज़ख़ीरा कर लेना उसका खुराक को, ये ज़ख़ीरा कर लेते हैं अपने अंदर। इनको हम हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं, क्योंकि ये अपनी खुराक जो है वो ख़ुद नहीं बनाते, बल्कि ये अपनी खुराक जो है वो प्रोड्यूसर से हासिल करते हैं, दूसरे जानदारों से हासिल करते हैं। इसकी आगे से हमने प्रोड्यूसर्स को भी आगे से डिपेंड किया है, डिपेंड करता है उसके फूड के ऊपर, सोर्स ऑफ फूड के ऊपर हमने इसको मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये इनके अंदर ये एबिलिटी नहीं है, ये दूसरों से ही दूसरों का बनाया हुआ खाना जो है उसी को इस्तेमाल करेंगे। इसकी आगे से हमने 3 कैटेगरीज हैं कंज्यूमर्स की। एक आते हैं इसमें हर्बीवोर्स, एक आते हैं इसमें कार्निवोर्स, और तीसरी आती है इसमें ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स कौन से होते हैं? ये वो वाले कंज्यूमर्स हैं जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से अपनी खुराक लेते हैं, यानी ये प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, ये प्लांट्स को खाते हैं, ये प्लांट ईटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल रैबिट, इसके अलावा हैन भी इस कैटेगरी में आ जाते हैं, लेकिन वो स्नेल्स वगैरह को भी खाती है।
और इसी तरह से जो कैटल्स हैं वो भी इस कैटेगरी में आते हैं, हर्बीवोर्स हैं, ये सारे के सारे प्लांट से लेते हैं अपनी खुराक। कार्निवोर्स वो वाले जानदार हैं जिनके पास जो है वो शिकार यानी खाने के लिए ऐसे दांत ऐसे मौजूद होते हैं, और ये जो हैं ये प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, सॉरी हर्बीवोर्स को खाते हैं, यानी ऐसे जानदारों को जो प्लांट्स को खाते थे ये उनको खाते हैं, ठीक है। तो उसमें ये कार्निवोर्स आ जाते हैं। और ओमनिवोर्स जो होते हैं ये तकरीबन बोथ ईटर्स होते हैं, ये दोनों चीज़ों को खा जाते हैं, ये कार्निवोर्स। ये सबसे ऊपर आते हैं फूड चेन के अंदर, फूड चेन में भी और इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स में भी जो है ये सबसे टॉप में आते हैं। अब हमने कंज्यूमर्स को आगे से जैसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। तो ये आगे से जो है वो जो हर्बीवोर्स हैं ये कहलाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो कार्निवोर्स हैं ये कहलाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, यानी ये इन्हीं के दूसरे नाम हैं, और जो ओमनिवोर्स हैं ये कहलाते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक, इसके बाद क्या है कि जब टर्शरी कंज्यूमर्स तक हो गया, अब ये जब सारे के सारे जानदार मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो इसके बाद एक तीसरी कैटेगरी आती है, यानी एक हमने पढ़ी प्रोड्यूसर, एक हमने पढ़ी कंज्यूमर्स, और आगे से जो हमने पढ़ी वो कंज्यूमर्स की टाइप्स थी। अब जो थर्ड कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ द डीकम्पोजर्स। अब डीकम्पोजर्स भी, डीकम्पोज का मतलब होता है तबाह कर देना, ख़राब कर देना। तो ये क्या करते हैं कि जब ये सारे टर्शरी कंज्यूमर्स मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो इनकी जो बॉडी होती है ये उसको ख़त्म करते हैं, यानी ये जो है ये डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को खाते हैं, ये उसके ऊपर जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको डिजनरेट करते हैं सिंपल कंपाउंड्स के अंदर। ये अपना काम कैसे करते हैं कि इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि कुछ ख़ास किस्म के स्पेसिफिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं इसके पास, जिसको ये अपने मुंह से सीक्रेट करता है और उस फूड के ऊपर डाल देता है। वो एंजाइम्स जो होते हैं उस फूड को डिकम्पोज कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और उस टूटे हुए खाने में से जो फूड ये जितना ये खा सकते हैं, जितना इस्तेमाल कर सकते हैं उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, और बाकी का जो रेस्ट है वो एनवायरनमेंट के अंदर वापस चला जाता है। यानी ये रिसाइकलिंग का काम भी कर देते हैं, नहीं आधा यूज़ कर लेते हैं और बाकी का जो है उसको एनवायरनमेंट के अंदर ये वापस चला जाता है। तो इस तरह से ये जो है एक और काम भी करते हैं, रिसाइकलिंग का काम करते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखें, आपने अक्सर अगर गुजर हो कभी कब्रिस्तान के पास से, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी एग्जांपल हमें डीकम्पोजर्स की मिलती है कि आपने देखा होगा कि कब्रिस्तान के ऊपर ना अक्सर हरियाली देखी जाती है, ग्रीनरी देखी जाती है वहाँ पे। बेशक आप वहाँ पे कुछ ग्रो ना भी करें तो वहाँ पे वो ग्रो हो जाते हैं, यानी कि वहाँ पे मुसलसल डिकम्पोजिशन हो रही है, मुसलसल जो डिकम्पोजर्स हैं वो उन वेस्टेज को जहाँ उसके अंदर जो मुर्दे हैं उनकी जिस्म को वो तोड़ फोड़ रहे हैं। जितना वो यूज़ कर सकते हैं कर लेते हैं, बाकी सारा एनवायरनमेंट के अंदर चला जाता है, और एनवायरनमेंट में वहाँ पे सॉइल से स्टार्ट होता है, और वहाँ पे हमारे अंदर हमारी जो बॉडी होती है ये ज़ख़ीरा होती है इन चीज़ों का, नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का, इन गैसेस का, जो हम खाद के तौर पे प्लांट्स को डालते हैं। तो हमारी बॉडी उनके लिए कुदरती खाद का काम करती है। तो वहाँ पे जहाँ पे पोलन ग्रेन गिरा होगा वहाँ पे नया प्लांट जो है वो खुद ब खुद फिर वहाँ पे ग्रो कर जाता है। तो इसलिए वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ग्रीनरी जो आपको मिलती है। डिकम्पोजर्स में ज़्यादातर जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद हैं बैक्टीरियाज हैं। बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा डिकम्पोजर्स के तौर पे काम करते हैं। इसके अलावा फंजाई काम करती है। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल डिकम्पोजर्स है हमारी बायोस्फीयर के अंदर। तो यहाँ तक जो है ये हमारा एक टॉपिक जो है ये ख़त्म हो जाता है। क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो ऑफ मटेरियल्स एंड एनर्जी इन इकोसिस्टम, बायोलॉजी का। इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी उसके साथ साथ जो मटेरियल्स हैं वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसमिट होती हैं। वन ट्रॉफिक लेवल एनर्जी जो है अदर ट्रॉफिक लेवल की तरफ। अब ट्रॉफिक लेवल से क्या मुराद है? जो हमारी एक काइंड के ऑर्गेनिज्म है जिनका मूड ऑफ न्यूट्रिशन एक तरह का, वो एक ट्रॉफिक लेवल कहलाते हैं। लाइक प्रोड्यूसर्स एक ट्रॉफिक लेवल है, फिर कंज्यूमर्स अदर ट्रॉफिक लेवल है, इसी तरह से फिर डिकम्पोजर्स जो हैं वो एक और।
एक ट्रॉफिक लेवल से मुराद है कि एक जैसे जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑर्गेनिजम्स का उनके बेस पे, यानी कि प्रोड्यूसर्स एक ट्रॉफिक लेवल है, कंज्यूमर्स एक है, डिकम्पोजर्स एक ट्रॉफिक लेवल है। तो ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी होती है मटेरियल्स की, ये वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर ट्रॉफिक लेवल होती है। इसी तरह से जो है वो फूड चेन क्रिएट होती है। और अभी हमने यही पढ़ना है फ्लो ऑफ एनर्जी किस तरह से होती है एक ट्रॉफिक लेवल से। फ्लो ऑफ एनर्जी डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में जो है यूनी डायरेक्शनल है, यानी बैकवर्ड फ्लो नहीं होता, एक ही डायरेक्शन में, एक से जब दूसरी में कन्वर्ट हो जाती है बस उसने आगे जाना है, पीछे नहीं आ सकती। एक ओवरव्यू दिया है आपको फ्लो ऑफ एनर्जी का जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो स्टार्ट होती है एनर्जी वो सोलर एनर्जी से स्टार्ट होती है एनवायरनमेंट में। अब ये सोलर एनर्जी जो है ये प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है तकरीबन तमाम के तमाम इकोसिस्टम्स के अंदर। सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करके जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी खुराक बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स अपनी खुराक बनाते हैं। और ये जो प्रोड्यूसर्स हैं ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करके ये अपनी खुराक बनाते हैं। अब उस फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो बनाई हुई ग्लूकोज है ये इसको अपने टिश्यूज़ में स्टोर कर लेते हैं और उसके अलावा जो है बाकी को ये अपनी मैकेनिकल एक्टिविटीज़ के दौरान इस्तेमाल कर लेते हैं जो हीट एनर्जी की सूरत में एक्सक्रीट हो जाती है, यानी कि थोड़ा सा एनवायरनमेंट के अंदर एनवायरनमेंट में सिक्रेट हो जाता है और जो बाकी का है वो ये अपनी यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद प्रोड्यूसर्स के जो टिश्यूज़ के अंदर एनर्जी स्टोर थी उसको यूज़ करते हैं हर्बीवोर्स। जब हर्बीवोर्स इसको खाते हैं प्रोड्यूसर्स को, तो एनर्जी जो हर्बीवोर्स के टिश्यूज़ में स्टोर थी वो उसके अंदर प्रोड्यूसर्स के जो टिश्यूज़ में स्टोर थी वो हर्बीवोर्स के पास चली जाती है। और इसी तरह से वो भी खाने को अपनी टिश्यूज़ में स्टोर कर लेते हैं और बाकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान इस्तेमाल कर लेते हैं जो हीट की सूरत में जो है वो सिक्रेट हो जाती है। हर्बीवोर्स आगे से हर्बीवोर्स से ये कन्वर्ट हो जाती है कार्निवोर्स में और कार्निवोर्स फिर अगेन वही काम कि इसको अपने टिश्यूज़ के अंदर स्टोर कर लेते हैं और बाकी जो एनर्जी है वो आगे मुंतकिल हो जाती है या और थोड़ी सी जो है एनवायरनमेंट में चली जाती है। इनकी डेथ के बाद जब ये इनकी डेथ हो जाती है तो इसकी डेथ के बाद इनको डिकम्पोजर्स डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोजर्स इसको डिकम्पोज कर देते हैं और डिकम्पोज करके वो भी यही प्रोसेस को दोबारा करते हैं और बाकी की जो एनर्जी होती है वो हवा में, एयर में, एनवायरनमेंट में जो है वो चली जाती है। यानी ये इस तरह से जो है ये फ्लो ऑफ मटेरियल होता है कि सोलर एनर्जी से प्रोड्यूसर्स में जाती है और जो प्रोड्यूसर्स हैं ये इसको इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं। जब प्रोड्यूसर्स को हर्बीवोर्स खाते हैं वो एनर्जी उनमें मुंतकिल हो जाती है, कुछ टिश्यूज़ में स्टोर हो जाती है, बाकी वो अपनी एक्टिविटीज़ के दौरान इसको यूज़ कर लेते हैं। जब कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को खाते हैं तो वो एनर्जी आगे से हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स में मुंतकिल हो जाती है। अगेन वही प्रोसेस रिपीट होता है कि वो इसको अपनी बॉडी टिश्यूज़ के अंदर स्टोर कर लेते हैं, बाकी एक्सक्रीट कर देते हैं और जब इनकी डेथ हो जाती है इनको डिकम्पोजर्स डिकम्पोज करते हैं तो उसके डिकम्पोजिशन के बाद अगेन जो एनर्जी है वो वापस एनवायरनमेंट में आ जाती है। तो इससे जो है एक लॉ हमारे सामने आता है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका मतलब है कि नेचर में भी जो इकोसिस्टम में भी एनर्जी का फ्लो है वो भी लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ही फॉलो करता है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था हमारे पास? लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था कि एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो सकती है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि किस तरह से एनर्जी जो है वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में कन्वर्ट होती है। ना तो इसको स्पेशल तरीके से क्रिएट कर सकते हैं हम खुद और ना ही इसको जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब इसकी वजह से इकोसिस्टम में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि एनर्जी का कॉन्स्टेंट फ्लो होता है, यानी कॉन्स्टेंट जो है वो एनर्जी सन से वापस डिकम्पोजर्स के थ्रू एनवायरनमेंट में आती है। एक हर ट्रॉफिक लेवल में वो जो है वो इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है। दूसरा ये कि सिग्निफिकेंट डिक्रीज़ जो है वो हमें यूज़फुल एनर्जी के अंदर दिख भी रहा होता है कि कैसे हर ट्रॉफिक लेवल से आगे जाते हुए वो उतनी नहीं रह पाती, कुछ एनवायरनमेंट में यूज़ हो जाती है मेटाबॉलिक, लेकिन वो फ़्लो जो है वो अपना कॉन्स्टेंट रखती है। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो ऑफ मटीरियल्स।
एक ट्रॉफिक लेवल से जो दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का फ्लो है, ये हमारे सामने जो है वो एक चेन की सूरत में एक चेन क्रिएट कर देता है, जिसको हम फूड चेन बोलते हैं। एक चेन क्या है? एक सीरीज़ है ऑर्गेनिज़म की, जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज़म अपने से पहले वाले का शिकार हो जाता है और ख़ुद अपने से जो है बाद वाले को शिकार कर लेता है। एक एग्जांपल उन्होंने इकोसिस्टम की हमारे सामने रखी है, जैसे कि स्टार्ट वो हमेशा प्रोड्यूसर से होती है, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा है। सूरज से वो ग्रास है फॉर एग्जांपल, जो कि इसने यूज़ की सन से एनर्जी फोटोसिंथेसिस की, इसको खा लेता है ग्रास होपर। ठीक है, ग्रास होपर को आगे से जो है स्पैरो ये अपना शिकार बना लेती है और स्पैरो को आगे से जो है वो हॉक अपना शिकार बना लेता है। तो इस तरह से ये एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में इस तरह से ये मुंतकिल हो रही है। दैट इज़ द प्रोड्यूसर्स। फिर ये तीनों कंज्यूमर्स में आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। तो ये एक जो है वो फूड चेन हमारे सामने जो है वो क्रिएट होती है। बेस है जो फूड चेन की, हमेशा प्रोड्यूसर्स ही होंगे, यानी कि ये हमेशा जो शुरू है वो प्रोड्यूसर से ही होगी। इसको फिर प्राइमरी कंज्यूमर खाएंगे, जो खुद सेकेंडरी कंज्यूमर का शिकार हो जाएंगे, और सेकेंडरी कंज्यूमर आगे से टर्शरी कंज्यूमर का जो है वो शिकार हो जाता है। तो फूड चेन के अंदर हमारे सामने एक न्यूट्रिटिव इंट्रैक्शन आता है बायोटिक कंपोनेंट्स के दरमियान में, जिसके अंदर जो ज़्यादातर 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल्स उसमें लाजमी होते हैं। और जितनी छोटी फूड चेन हमारे सामने आती है, जितनी छोटी फूड चेन होती है, उतनी जल्दी एनर्जी का फ्लो जो है वो होता है, वो हमारे सामने आ रहा है। अब नेचर के अंदर जो है फूड चेन्स बहुत कॉम्प्लेक्स पाई जाती है, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक जानवर को सिर्फ एक ही जानवर खा रहा है या वो उसी की फूड है, बल्कि एक जानवर को एक से ज़्यादा जो है वो जानवर अपनी खुराक बना रहे होते हैं। तो इस तरह से हमारे सामने मुख्तलिफ़ किस्म की फूड चेन सामने आती हैं, जो एक नेटवर्क की सूरत में फूड वेब बनाती हैं। तो फूड वेब क्या मतलब है कि इंटरेक्शन या कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फूड चेन्स। ये एक एग्जांपल है हमारे सामने जो आपको बुक में दी हुई है उन्होंने। अब यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की फूड चेन्स हैं। एक ये है, ये ग्रास, इसको ग्रास होपर खा रहा है, ग्रास होपर को आगे से लीजर्ड खा लेती है, इसको आगे से हॉक खा लेता है। फिर ग्रास है, इसको रेबिट खाता है और रेबिट को आगे से हॉक खा लेती है। अगेन ग्रास, इसको आगे से माउस जो है वो इससे फूड लेती है, यानी प्लांट से लेती है, और फिर इसको आगे से स्नेक खा लेता है, स्नेक को आगे से हॉक खा लेती है। ये देखिए कितनी ज़्यादा फूड चेन्स हैं ये, और ये सारी जो है वो एक जाल की सूरत में एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद होती हैं। इसको हम फूड वेब कहते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक सिंगल फूड चेन का ही सिर्फ रिलेशनशिप एनवायरनमेंट में पाया जाएगा, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म की फूड चेन है। एक चीज़ अब ये देखिए, ये ग्रास है, प्लांट है, तो ये इसको सिर्फ माउस नहीं खाता है, इसको रेबिट भी खाता है, इसको ग्रास होपर भी खाता है, ये और भी बहुत ज़्यादा जानदारों का सोर्स ऑफ फूड है। तो वो सारी अगर हम सामने रखें सारी फूड चेन्स को, तो हमारे पास एक वेब बन जाता है, जिसको हम फूड वेब का जो है वो नाम देते हैं। इस तरह से आगे जो है वो इकोलॉजिकल पायरामिड्स है आपका नेक्स्ट टॉपिक। इकोलॉजिकल पायरामिड्स। अब इकोलॉजिकल पायरामिड्स सबसे पहले 1927 में चार्ल्स एल्टन था, एक इंग्लिश इकोलॉजिस्ट, उसने ये कॉन्सेप्ट डेवलप करवाया था। उसने देखा कि एनिमल्स को जो है वो फूड चेन के बिगनिंग से हम लेना, तो वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी कि प्लांट जैसे फूड चेन के शुरू में पाए जाते हैं प्रोड्यूसर्स, तो वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, नंबर में भी, मास में भी। और जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो इनकी तादाद कम होती जाती है, फ्यूर रह जाते हैं नंबर में। तो इकोलॉजिकल पायरामिड की को हम ऐसे डेफिनेशन लिखेंगे कि एक रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंटेशन किसको, नंबर और मास, नंबर और मास को रिप्रेजेंट करना, कि जो जानदार मुख्तलिफ ट्रॉफिक लेवल्स में पाए जाते हैं उनकी तादाद और उनके मास हुजम के बारे में बयान करना, बताना, और उसको जो है वो एक पायरामिड की सूरत में या एक ग्राफ की सूरत में बयान करना, उसको हम इकोलॉजिकल पायरामिड का जो है वो नाम देते हैं। इकोलॉजिकल पायरामिड्स में 3 किस्में आ जाती हैं, यानी प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर, जो हम पीछे से बार बार यही चीज़ें जो है वो पढ़ते आ रहे हैं। तो पायरामिड ऑफ नंबर सबसे पहले है, इसके अंदर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताते हैं। पायरामिड ऑफ नंबर, इसमें हम एक ग्राफ बना के
तो उस ग्राफ के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं कि एक यूनिट एरिया के अंदर ये फ़लाने टाइप के जो ट्रॉफिक लेवल में पाए जाने वाले जानदार हैं ये कितने पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ट्रॉफिक, उसको बोलते हैं पायरामिड ऑफ नंबर्स। ज़्यादातर इसमें भी प्रोड्यूसर्स की तादाद जो है वो लार्ज आती है, यानी सबसे ज़्यादा तादाद प्रोड्यूसर्स की आती है, लार्ज इन नंबर। और फिर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हो उससे कम, सेकेंडरी कंज्यूमर्स उससे कम, और जैसे जैसे आगे फूड चेन बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी तादाद भी जो है वो हमारे पास कम आती जाती है, और सबसे लास्ट में जो है टर्शरी कंज्यूमर्स रह जाते हैं। इसी तरह से पायरामिड ऑफ मास में हम पायरामिड ऑफ बायोमास में ये भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जाती है जिसके अंदर हम एक यूनिट एरिया में कितनी मास हुजम कितना है इस ट्रॉफिक लेवल का वो हम बयान करते हैं, और ये भी जो है वो मैक्सिमम आता है प्रोड्यूसर्स का, ये इनकी तादाद सबसे ज़्यादा है, इनका मास भी सबसे ज़्यादा आता है। और उसके बाद जैसे जैसे आगे ट्रॉफिक लेवल में फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाता है बिल्कुल वैसे ही इसकी जो मास है वो भी, हुजम भी जो है इसका वो कम आता जाता है। तो इस तरह की जो पेरेंट्स होती है, ये ग्राफ की सूरत में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करवाना नंबर और मास का जानदारों की, तो उसको हम इकोलॉजिकल पायरामिड का जो है वो नाम देते हैं। तो ये टॉपिक हमारा जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।